कल्पना कीजिए जहां के विद्वान आसमान की तरफ देखकर एकदम सटीक गणना कर रहे हों कि भाई पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। हाँ, और वो भी बिना किसी मॉडर्न सैटेलाइट या टेलीस्कोप के। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा समाज जो गणित में शून्य का आविष्कार कर रहा हो, जहां के नाटककार दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानियां लिख रहे हों। और जिसके बाजार सोने के सिक्कों से पूरी तरह खचाखच भरे हों। सही कहा। पहली नजर में देखने पर तो ये किसी भी सभ्यता का एकदम चरम लगता है ना? बिल्कुल, इसे ही तो हम एक परफेक्ट दुनिया मानेंगे। लेकिन क्या हो अगर उसी समाज के पुराने दस्तावेजों को पलटने पर पता चले कि वहां महिलाओं को कानूनी तौर पर पुरुष की निजी संपत्ति माना जाता था? ये सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? या फिर उस भव्य साम्राज्य की जो नींव थी वो उन मजदूरों के कंधों पर टिकी थी जिनसे बिना कोई वेतन दिए जबरन काम करवाया जाता था। ये एक बहुत ही असहज करने वाला विरोधाभास है। असल में अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हम चीजों को या तो पूरी तरह से सफेद या पूरी तरह से काले रंग में देखना चाहते हैं। हाँ, बीच का कोई रास्ता हम छोड़ते नहीं। बिल्कुल। हम किसी कालखंड को स्वर्ण युग का नाम दे देते हैं और बस मान लेते हैं कि उस समय सब कुछ एकदम आदर्श रहा होगा। लेकिन हकीकत हमेशा थोड़ी जटिल होती है। और इसी जटिल हकीकत को गहराई से समझने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास डॉक्टर आशुतोष के बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, जो कि प्राचीन भारत के गुप्त काल पर केंद्रित हैं। एकदम सही, जिसे अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखो, डॉक्टर आशुतोष की ये नोट्स केवल तारीखों का कोई बोरिंग पुलिंदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक कार्य प्रणाली थी ना, उसका एक बहुत ही बारीक दस्तावेज है। सही बात है। तो आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन केवल ये जानना नहीं है कि गुप्त काल में क्या क्या बना या कौन कौन सी किताबें लिखी गईं। तो फिर हमारा फोकस कहाँ होगा? हम असल में उस स्वर्ण युग के उस महल का दरवाजा खोलकर ये देखेंगे कि उसका ढांचा काम कैसे करता था, उसकी चकाचौंध के पीछे का असली विज्ञान क्या था, और सबसे जरूरी बात, उस भव्यता की कीमत कौन चुका रहा था। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। और मुझे लगता है इस विश्लेषण की शुरुआत हमें उस चीज से करनी चाहिए जो किसी भी साम्राज्य की रीढ़ होती है, यानी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि गुप्त राजाओं ने अपने शासनकाल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थीं। अच्छा, सबसे अधिक? हाँ, और अभिलेखों में इन सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया है। अब देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढालना कोई मामूली बात तो है नहीं। हाँ, इसके लिए तो बहुत भारी मात्रा में सोने की जरूरत पड़ी होगी। एकदम। और ये केवल राजा के खजाने के भरे होने की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि उस समय व्यापारिक नेटवर्क कितने मजबूत और दूर दूर तक फैले हुए थे। हाँ, और व्यापार की बात करें तो नोट्स में उज्जैन शहर का खास जिक्र है, जो उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका था। उज्जैन उस वक्त का एक बहुत बड़ा हब था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि व्यापार को नियंत्रित करने के लिए श्रेणी, जिन्हें हम गिल्ड्स कह सकते हैं, वो होती थी। हाँ, गिल्ड्स का सिस्टम बहुत पावरफुल था। और इन श्रेणियों के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। अब चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ। जब हम इन गिल्ड्स की बात करते हैं तो क्या हम इनकी तुलना आज की आधुनिक कॉरपोरेट मोनोपोली या फिर बड़े ट्रेड यूनियन से कर सकते हैं? कुछ हद तक हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये श्रेणियां केवल व्यापारियों के छोटे-मोटे समूह नहीं थे। ये अपने आप में एक मिनी अर्थव्यवस्थाएं थीं। मतलब इनका अपना अलग सिस्टम चलता था। बिल्कुल, इनके अपने नियम होते थे, ये ब्याज पर पैसा उधार देते थे, और यहाँ तक कि राजा भी इनके आंतरिक मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे। अरे वाह, मतलब राजा का भी सीधा कंट्रोल नहीं था? बहुत कम। और जब किसी समाज में व्यापारियों के संग इतने शक्तिशाली हो जाएं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अर्थव्यवस्था बहुत ही संस्थागत और स्थिर हो चुकी है। और ये स्थिरता सिर्फ व्यापार में नहीं, बल्कि उनके जमीन के प्रबंधन में भी साफ दिखती है। हाँ, कृषि के क्षेत्र में भी। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स का वो हिस्सा मुझे बहुत प्रासंगिक लगा, जहां उन्होंने भूमि के वर्गीकरण की बात की है। मतलब जमीन को सिर्फ जमीन नहीं माना गया। तो फिर कैसे बांटा गया था? उसके उपयोग के आधार पर उसे 5 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया था। जैसे क्षेत्र, ये वो भूमि थी जहां खेती होती थी। अच्छा, एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ। फिर थी वास्तु, ये वो जमीन थी जो बस्तियां बसाने या रहने के लिए रिहायशी जमीन थी। इसके अलावा चरागाह थी जो पशुओं के लिए रिजर्व थी। फिर एक थी खीर,
जो कि वो जमीन थी जो बंजर थी या जोतने योग्य नहीं थी। और पांचवी? पांचवी थी अप्रहत, जो पूरी तरह से जंगली भूमि थी। मतलब ये तो आज के जमाने की मॉडर्न अर्बन और रूरल जोनिंग जैसी बात हो गई है ना। एकदम सही तुलना है। लेकिन इस जोनिंग के पीछे का असली कारण जानते हैं क्या था? क्या था? राजस्व या टैक्स वसूलने की सटीकता। गुप्त काल में लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक होता था। मतलब 25% से लेकर लगभग 16% तक। हाँ, अब जब जमीन का वर्गीकरण इतना स्पष्ट होगा तो राज्य को एग्जैक्टली पता होता है कि किस हिस्से से कर आना है और किस हिस्से को छोड़ना है। मतलब टैक्स सिस्टम मनमाना नहीं था, बहुत कैलकुलेटेड था। बिल्कुल। और इसके साथ ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रयोग भी बहुत हो रहे थे। नोट्स में सिंचाई के लिए राहत या घंटी यंत्र के प्रयोग का जिक्र किया गया है। हाँ, राहत मैंने पढ़ा तो है, लेकिन ये काम कैसे करता था? क्योंकि केवल एक नाम पढ़ लेना मेरे ख्याल से काफी नहीं है। हाँ, मैं समझाती हूँ। राहत असल में एक बहुत ही प्रभावी मैकेनिज्म था। आप बस कल्पना कीजिए, कुएं के ऊपर एक बड़ा सा पहिया लगा हुआ है। अच्छा, एक बड़ा पहिया। हाँ, और उस पहिए पर मिट्टी के बहुत सारे बर्तन या घंटियां एक लंबी श्रृंखला या चेन में बंधी हैं। ओके, समझ रहा हूँ। फिर जब पशुओं की मदद से, जैसे बैलों को गोल गोल घुमाकर उस पहिए को घुमाया जाता है, तो वो बर्तन कुएं के अंदर जाते हैं, पानी से भरते हैं, ऊपर आते हैं और अपना पानी एक नाली में उड़ेलकर वापस नीचे चले जाते हैं। अरे वाह, मतलब ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गई। बिल्कुल। इस एक तकनीक ने सिंचाई की पूरी तस्वीर बदल दी थी, जिससे उस दौर में कृषि उत्पादन में भारी उछाल आया। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे हर चीज एक परफेक्ट मशीन की तरह काम कर रही थी। हाँ, ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में एक ऐसा शब्द आता है जो इस पूरी चमचमाती तस्वीर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। आप किस शब्द की बात कर रहे हैं? वो शब्द है विष्टि। ओहो, हाँ, विष्टि। नोट्स के अनुसार इसे बलात् श्रम या फोर्स्ड लेबर कहा जाता था। और सबसे अजीब बात यह है कि राज्य इसे अपनी आय का स्रोत मानता था। यहाँ तक कि इसे एक प्रकार का कर या टैक्स ही माना जाता था। जी बिल्कुल। मतलब बिना कोई वेतन दिए लोगों से जबरन काम करवाना। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। क्या हम इसकी तुलना आज की कुछ देशों में होने वाली अनिवार्य सैन्य सेवा से कर सकते हैं, या फिर यह सीधे तौर पर राज्य द्वारा स्वीकृत भारी शोषण था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि अगर एक समाज सोने के सिक्के ढाल रहा है, उसके पास इतना पैसा है, तो वो बुनियादी ढांचे के लिए लोगों से मुफ्त में मजदूरी क्यों करवा रहा था? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि इतिहास को आज के मॉडर्न मानवाधिकारों के चश्मे से देखना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। वो कैसे? ये समझना जरूरी है कि प्राचीन विश्व में भव्यता अक्सर मजदूरों के शोषण पर ही खड़ी होती थी। चाहे आप मिस्र के पिरामिड देख लें या फिर रोमन साम्राज्य का विशाल बुनियादी ढांचा। हाँ, ये तो सच है कि मुफ्त के श्रम के बिना वो इमारतें नहीं बन सकती थी। बिल्कुल। गुप्त काल में भी बड़े मंदिरों या सिंचाई परियोजनाओं के लिए जिस भारी पैमाने पर मानव श्रम चाहिए था, उसे केवल वेतन देकर पूरा करना शायद उस समय की अर्थव्यवस्था के लिए भी संभव नहीं था। अच्छा, मतलब पैसा होने के बावजूद कैश फ्लो का इशू रहा होगा। हाँ, और इसीलिए राज्य ने विष्टि को बाकायदा कानूनी रूप दे दिया। उन्होंने इसे पसीने के रूप में चुकाए जाने वाले टैक्स का नाम दे दिया। सारा बुनियादी ढांचे का बोझ समाज के निचले तबके पर डाल दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, उस भव्य महल की नींव उसी मजदूर के पसीने से सींची गई थी, जिसे शायद उस महल में कभी प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और यह समानता केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं थी। अगर हम सामाजिक ढांचे को देखें तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था अपने सबसे कठोर रूप में आ चुकी थी उस वक्त। हाँ, समाज बहुत ज्यादा बटा हुआ था। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स बताते हैं कि चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में चांडालों को जिक्र किया है। हाँ, फाहियान का विवरण बहुत ही विस्तृत है इस मामले में। और उन्होंने लिखा है कि चांडालों को समाज से एकदम अलग थलग गांवों के बाहर रखा जाता था। और सिर्फ यही नहीं, नारद स्मृति में तो 15 अलग अलग प्रकार के दासों की पूरी सूची मिलती है। 15 प्रकार के दास? जी,
एक तरफ जहां साहित्य और विज्ञान इतने फल फूल रहे थे, वहीं समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम अमानवीय परिस्थितियों में जी रहा था। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये युग सामाजिक गतिशीलता के मामले में गहरे विरोधाभासों का युग था। कैसे? एक तरफ हम देखते हैं कि शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ, मतलब उन्हें महाकाव्य और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया, जो पहले नहीं था। अच्छा, ये एक पॉजिटिव बदलाव था। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आधी आबादी की बात करें, यानी महिलाओं की, तो उनकी स्थिति में भारी गिरावट दर्ज की गई। समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक नियंत्रण की चरम सीमा पर पहुंच गया था। ये बात सच में बहुत हैरान करने वाली है। मतलब कोई समाज जो बौद्धिक रूप से इतनी ऊंची उड़ान भर रहा हो, वो अपनी ही औरतों के लिए इतना दमनकारी कैसे हो सकता है? यही तो विरोधाभास है। नोट्स में बहुत स्पष्ट लिखा है कि महिलाओं को पुरुष की निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी मान लिया गया था। ये कैसा समाज था? बहुत ही रूढ़िवादी। एक तरफ हम आर्यभट्ट के बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इसी काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, नियोग प्रथा और देवदासी प्रथा का प्रचलन शुरू हो रहा था। हाँ, ये सब उसी काल में पनपा। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आज के समय में कोई बहुत ही अत्याधुनिक टेक कंपनी हो, जो दुनिया को बदलने वाले एआई और सॉफ्टवेयर बना रही हो, लेकिन अपने ही दफ्तर के कर्मचारियों के लिए उसकी नीतियां बेहद दमनकारी और क्रूर हों। बहुत उम्दा एनालॉजी है ये। है ना? हाँ। बाहर से सब कुछ एकदम चमकदार और फ्यूचरिस्टिक, लेकिन कंपनी के अंदर भारी घुटन। ये टेक कंपनी वाली तुलना बहुत सटीक बैठती है यहाँ। और इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि अक्सर आर्थिक स्थिरता, संपत्ति का संचय और महिलाओं पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। अच्छा, आर्थिक स्थिरता और पितृसत्ता का डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, गुप्त काल में भूमिदान की प्रथा बहुत तेजी से बढ़ी थी। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में बाकायदा ब्राह्मणों को दिए जाने वाले ग्राम दान का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा, पूरा का पूरा गांव दान में दे देते थे। अब सोचिए, जब कोई राजा किसी को पूरा गांव दान में दे देता है, तो संपत्ति के अधिकार बहुत कठोर होने लगते हैं, जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि जमीन और धन अब बड़े बड़े परिवारों के पास जमा हो रहा था। एकदम सही। और जब बहुत सारा धन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होना होता है, तो पितृसत्तात्मक समाज ये सुनिश्चित करना चाहता है कि संपत्ति परिवार के ही खून में या ब्लड लाइन में रहे। अच्छा, तो वे आउटसाइडर्स को रोकना चाहते थे। हाँ, इसके लिए उत्तराधिकार को पूरी तरह नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। और उत्तराधिकार को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका क्या था उस समय? क्या? महिलाओं के जीवन, उनकी स्वतंत्रता और उनकी कामुकता पर कठोर नियंत्रण लगाना। ओह, अब समझ में आया। महिलाओं को संपत्ति का हिस्सा मान लेने और बाल विवाह या सती जैसी क्रूर प्रथाओं को बढ़ावा देने के पीछे यही अर्थशास्त्र काम कर रहा था। ये कोई अचानक आई हुई सामाजिक बुराई नहीं थी, इसके पीछे इकोनॉमी थी। बाप रे, यानी समाजशास्त्र पूरी तरह से अर्थशास्त्र का गुलाम बन चुका था। सही कहा। लेकिन इन्हीं कठोर नियमों और विरोधाभासों के बीच एक ऐसा क्षेत्र भी था जहां रचनात्मकता का एक अभूतपूर्व विस्फोट हुआ। मेरा मतलब है कला, धर्म और साहित्य। ओह, कला के क्षेत्र में तो ये सच में एक स्वर्ण युग था। नोट्स के अनुसार वैष्णव धर्म उस समय राजकीय धर्म बन चुका था। गरुड़ को उनका राजकीय चिन्ह बनाया गया और भगवान विष्णु का वराह अवतार सबसे ज्यादा लोकप्रिय था उस वक्त। हाँ, और त्रिमूर्ति पूजा का भी चलन यहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल। और जब राज्य किसी एक धर्म को इतना मजबूत संरक्षण देता है ना, तो उसका सीधा असर वास्तुकला या आर्किटेक्चर पर पड़ता है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। गुप्त काल में ही मंदिर वास्तुकला का विधिवत जन्म हुआ था। उससे पहले मंदिर नहीं होते थे क्या? बहुत कम। इससे पहले ज्यादातर जो पूजा स्थल होते थे वो गुफाओं में या फिर लकड़ी जैसे अस्थायी ढांचों में होते थे। लेकिन इस काल में मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पत्थर के पक्के मंदिर बनने लगे। जैसे कि कला की बात हो और अजंता की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अजंता तो वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, जो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाओं को लेकर नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। वहां कुल 29 गुफाएं बनाई गई थीं, लेकिन आज केवल 6 ही बची हैं। हाँ, ये एक बहुत दुखद बात है। ऐसा क्यों हुआ? बाकी की 23 गुफाओं का क्या हुआ? क्या वे किसी हमले में नष्ट हो गईं? नहीं, कोई हमला नहीं हुआ था। इसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ समय और प्रकृति की मार है। अच्छा। देखिए,
ये गुफाएं विंध्य की पहाड़ियों के पत्थरों को काटकर बनाई गई थीं। अब सदियों तक इनका कोई रखरखाव तो हुआ नहीं, तो पानी के रिसाव और मौसम के लगातार बदलाव के कारण ज्यादातर गुफाएं या तो टूट गईं या पूरी तरह ढह गईं। ओह, नेचर ने अपना काम कर दिया। ओह, हाँ, लेकिन जो 6 बची है ना, वे भी हमें अचंभित करने के लिए काफी हैं। और उनमें से गुफा संख्या 16 और 17 विशेष रूप से गुप्तकालीन मानी जाती हैं, जो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बिल्कुल। गुफा 16 की पेंटिंग तो बहुत मशहूर है। हाँ, गुफा 16 में वो मरणासन राजकुमारी या डाइंग प्रिंसेस का चित्र है। नोट्स में लिखा है कि इसमें भावनाओं को इस तरह उकेरा गया है जैसे पत्थर रो रहा हो। वो चित्रकारी अपने आप में एक मास्टरपीस है। और गुफा 17 को तो चित्रशाला ही कहा गया है। वहां बुद्ध के जीवन, उनके गृह त्याग और निर्वाण की घटनाओं को बहुत ही सजीव तरीके से चित्रित किया गया है। हाँ, और मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफाएं हैं, वे भी इसी काल की महान देन है। लेकिन वास्तुकला से भी ज्यादा अगर किसी चीज ने मुझे इस डीप डाइव में सबसे ज्यादा चौंकाया है, तो वो है साहित्य। हाँ, साहित्य के मामले में तो ये काल निर्विवाद रूप से स्वर्णयुग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कालिदास की वजह से। बिल्कुल। कालिदास, जिन्हें संस्कृत साहित्य का शिरोमणि माना जाता है, वो इसी काल में हुए। उनका जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, वो इतना उत्कृष्ट था कि ये दुनिया की उन पहली भारतीय रचनाओं में से एक बना जिसका सीधे यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। वाह! और सिर्फ कालिदास ही नहीं, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, जिसका मतलब है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम की कहानी बहुत अलग थी। हाँ, मुझे इस नाटक का विषय बहुत ही साहसिक लगा। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण और एक वैश्या के प्रेम का वर्णन है। मतलब उस समय के इतने कठोर सामाजिक ढांचे में ऐसा विषय चुनना कोई छोटी बात नहीं थी। ये सच में बहुत प्रोग्रेसिव था। और इसके अलावा विष्णु शर्मा का पंचतंत्र भी तो इसी काल में लिखा गया, जो आज बाइबल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल, पंचतंत्र की कहानियां तो हम सबने सुनी है। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर आशुतोष के नोट्स का एक तथ्य मुझे बहुत खटक रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। ऐसा क्या है? नोट्स में लिखा है कि भारत में गुप्त काल में लिखे गए सभी नाटक सुखांत या हैप्पी एंडिंग वाले होते थे। पूरे साहित्य में एक भी दुखांत या ट्रेजेडी नाटक नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब क्या ये उस समय की व्यवस्था द्वारा प्रायोजित कोई पलायनवाद या एस्केपिज्म था? आप किस मायने में कह रहे हैं? अरे, एक ऐसा समाज जहां विष्टि जैसी मजदूरी है, जहां चांडालों को अछूत माना जा रहा है, औरतों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, वहां लोगों को केवल सब कुछ ठीक है वाली खुशगवार कहानियां ही क्यों परोसी जा रही थी? क्या ये असल जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से ध्यान हटाने का एक पॉलिटिकल टूल था? ये बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल है। देखिए, साहित्य कभी भी हवा में या शून्य में नहीं रचा जाता। वो हमेशा सत्ता और समाज के उच्च वर्ग का दर्पण होता है। हाँ, जो लोग उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। बिल्कुल। जब किसी साम्राज्य का उच्च वर्ग अपार धन और विलासिता में जी रहा हो, तो उनकी कलात्मक प्राथमिकताएं भी उसी विलासिता और पूर्णता को दर्शाती हैं। मतलब उन्हें दुख देखना ही नहीं था। हाँ, सुखांत नाटकों का लगातार चलन इस बात का प्रतीक हो सकता है कि शासक वर्ग समाज में एक आदर्श और स्थिर व्यवस्था का भ्रम बनाए रखना चाहता था। वे नहीं चाहते थे कि कला के माध्यम से समाज के दर्द या किसी तरह के विद्रोह को स्वर मिले। बहुत खूब। और इस भ्रम या एकाधिकार को बनाए रखने में भाषा का भी तो एक बहुत बड़ा रोल था। भाषा का रोल तो सबसे अहम था। नोट्स साफ बताते हैं कि उस समय उच्च वर्ग के लोग केवल संस्कृत बोलते थे, जबकि समाज का जो निम्न वर्ग था वो भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाएं बोलता था। प्राकृत जैसी भाषाएं। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हमारे देश में कानूनी दस्तावेज या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही जटिल अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, जिसे एक आम आदमी आसानी से समझ ही नहीं सकता। यह तुलना तो 100% सही है। भाषा के इस विभाजन को हम आधुनिक युग के एकेडमिक जार्गन से जोड़कर देख सकते हैं। हाँ, जो सिर्फ जानकारों को समझ आए। गुप्त काल में संस्कृत केवल बातचीत का माध्यम नहीं थी,
वो ज्ञान, सत्ता, कानून और धर्म पर एकाधिकार यानी मोनोपोली का एक बहुत मजबूत साधन बन गई थी। और जब आम आदमी को भाषा ही समझ नहीं आएगी तो वो सवाल कैसे करेगा? बिल्कुल। जब उच्च ज्ञान और राज्य के कानून एक ऐसी भाषा में रचे जा रहे हों जिसे आम जनता समझ ही ना सके, तो ज्ञान का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर अपने आप रुक जाता है और सत्ता हमेशा मुट्ठी भर लोगों के पास बनी रहती है। ये सच में सत्ता को कंट्रोल करने का बहुत चालाक तरीका था। लेकिन ये भी सच है कि उसी उच्च ज्ञान के एकाधिकार ने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसी वैचारिक क्रांतियों को जन्म दिया जिनके बिना आज की इस मॉडर्न दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विज्ञान के क्षेत्र में तो इस काल ने कमाल ही कर दिया। हाँ, सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार युग या डार्क एजेस के साए में थे, तब आर्यभट्ट ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम लिखा, जो कि खगोल विज्ञान का मास्टरपीस है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि पृथ्वी गोल है, उन्होंने इसकी बाकायदा वैज्ञानिक व्याख्या की। बिल्कुल, आर्यभट्ट का काम कोई तुक्का नहीं था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि वे इतने सटीक कैसे थे। हाँ, कैसे थे? उन्होंने ग्रहण या इक्लिप्स के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की गोल परछाई का बहुत बारीकी से अवलोकन किया और गणितीय आधार पर यह साबित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वो भी बिना किसी दूरबीन के। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वी की परिधि या सर्कमफेरेंस का जो अनुमान लगाया था वो आज की मॉडर्न सटीक मापों के बेहद करीब है। और गणित में तो उन्होंने मानो जादू ही कर दिया। शून्य और दशमलव प्रणाली की जो विवेचना उन्होंने की, उसने तो गणना करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। शून्य के बिना तो गणित अधूरा है। सोचिए ना, रोमन अंकों में बड़ी गणनाएं करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन दशमलव और प्लेस वैल्यू सिस्टम ने गणित को असीमित ऊंचाइयां दे दी। आज के समय में हमारे कंप्यूटरों की जो बाइनरी भाषा है, वो बिना शून्य के तो काम ही नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। और आर्यभट्ट इस बौद्धिक क्रांति के अकेले सिपाही नहीं थे, और भी लोग थे। हाँ, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के माध्यम से खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाया और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स बताते हैं कि सिर्फ गणित नहीं, चिकित्सा और रसायन के क्षेत्र में भी जबरदस्त प्रगति हुई। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी। जी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी, जिन्होंने आयुर्वेद को एक नई दिशा दी। बीमारियों का जिस तरह से व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया, वो उस समय की वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। और धातु विज्ञान में, रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी में नागार्जुन का काम बेजोड़ था। इसके साथ ही दर्शन के क्षेत्र में भी बौद्ध और जैन विद्वानों ने गहरी छाप छोड़ी। बुद्धघोष, असंग, वसुबंधु और सिद्धसेन जैसे विचारकों ने बहुत महान कार्य किए। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि ज्ञान का ये विशाल विस्फोट केवल कोई संयोग नहीं था। तो फिर क्या था? ये उस मजबूत आर्थिक और ढांचागत व्यवस्था का सीधा परिणाम था जिस पर हमने शुरुआत में चर्चा की थी। अच्छा, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ये भी। बिल्कुल। जब किसी साम्राज्य में व्यापार फल फूल रहा हो, राज्य के पास प्रचुर मात्रा में राजस्व आ रहा हो, तभी एक ऐसा वर्ग पैदा हो सकता है जिसे अपने रोजमर्रा के जीवन और खाने पीने के लिए संघर्ष न करना पड़े। राइट, जब पेट भरा होगा तभी तो दिमाग आसमान में जाएगा। एकदम सही। स्थिरता ही वो जमीन तैयार करती है जहां लोग आराम से बैठकर तारों की गति का अध्ययन कर सकते हैं या गणित के नए सूत्र खोज सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इसका सार क्या निकलता है? सार तो काफी गहरा है। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स के इस पूरे सफर से गुजरने के बाद एक बात जो शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो ये है कि गुप्त काल कोई एक तरफा बेदाग स्वर्ण युग नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा समय था जिसने दुनिया को शून्य की अवधारणा दी, पृथ्वी के गोल होने का विज्ञान दिया, अजंता की बेजोड़ कलाकृतियां दी और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे उत्कृष्ट नाटक दिए। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। हाँ, उसी समय के पन्नों में बलात्श्रम यानी विष्टि की गहरी पीड़ा भी दर्ज है। ये एक ऐसा युग था जहां वर्ण व्यवस्था अपनी सबसे कठोर जंजीरों में जकड़ी हुई थी और जहां संपत्ति के नियमों ने महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया था। विरोधाभासों का युग था ये। बिल्कुल, ये वो युग था जहां एक तरफ तो ज्ञान का प्रकाश अपने पूरे चरम पर था, लेकिन उसी प्रकाश के ठीक नीचे सामाजिक असमानता का एक बहुत गहरा अंधेरा भी पल रहा था। और सीखने की इस लंबी यात्रा के अंत में
ये सारे तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी इमारतें और विज्ञान आज भी हमें चकित करते हैं, वो भी शोषण से अछूता नहीं था। और इसी के साथ मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। क्या किसी भी महान सभ्यता के लिए कला, साहित्य और विज्ञान के एकदम शिखर तक पहुंचने के लिए एक ऐसा सामाजिक ढांचा अनिवार्य होता है जो समाज के कुछ लोगों के श्रम और स्वतंत्रता का निर्दयी बलिदान मांगता हो? क्या बिना विष्टि जैसे मजबूर श्रम और कठोर सामाजिक पदानुक्रम के वो महान स्वर्ण युग कभी अपनी उन बौद्धिक और भौतिक ऊंचाइयों को छू पाता? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या महानता की कीमत हमेशा किसी न किसी के शोषण से ही चुकाई जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ गुप्त काल का नहीं बल्कि मानव सभ्यता के हर तथाकथित स्वर्णयुग का एक बहुत ही कड़वा सच हो सकता है।